नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर हरियाणा में भाजपा विधायक दल की बैठक को लेकर है, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर है, जहां भाजपा ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। तीसरी बड़ी खबर महाकुंभ को लेकर है, जहां अखाड़ा परिषद ने गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने का फैसला लिया है। और चौथी बड़ी खबर दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को लेकर है, जहां प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने 1 जनवरी तक पटाखों पर बैन लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। बीजेपी ने अमित शाह को ऑब्जर्वर लगा दिया है। उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी ऑब्जर्वर रहेंगे। भाजपा हाईकमान ने 2022 के बाद अमित शाह को पहली बार किसी राज्य में विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर बनाया है। इसके पहले मार्च 2022 में शाह ऑब्जर्वर बनकर यूपी गए थे। यूं तो भाजपा ने हरियाणा चुनाव में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीएम चेहरा बनाया था, लेकिन अब विधायक दल की मीटिंग से पहले अमित शाह को ऑब्जर्वर लगाए जाने से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 17 अक्टूबर को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह से पहले 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक में दोनों ऑब्जर्वर शामिल रहेंगे। हरियाणा के नए सीएम के चुनाव के लिए बीजेपी ने अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव को ऑब्जर्वर बनाया गया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अमित शाह को 2022 के बाद ऑब्जर्वर की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भाजपा की और कांग्रेस की रणनीति में यही फर्क है। आप जैसा कह रहे हैं 2022 के बाद अमित शाह जी को ऑब्जर्वर बनाया गया, वो सिर्फ इसीलिए बनाया गया क्योंकि 14 में भाजपा को 47 सीटें मिली थी, 19 में यह सीटें 40 रह गई थी और इस बार 47 से ज्यादा का बहुमत मिला है। तो जब आपको प्रदेश में बड़ा बहुमत मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और सारे लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिया उनको सरकार में समायोजित भी करना है। इस प्रक्रिया में ही भाजपा ने अमित शाह जी को ऑब्जर्वर बनाया है कि विधायकों के मन का हाल जान के अच्छे से अच्छे मंत्रिमंडल का गठन हो और जनता की समस्याओं को और जनता की इच्छाओं को पूरे ढंग से उस मंत्रिमंडल में उतारा जाए। इसीलिए भाजपा ने अमित शाह जी को ऑब्जर्वर बना के नियुक्त करा है हरियाणा का। मनीष जी, इस चुनाव में हमने देखा कि काफी दखल अमित शाह का रहा है, चाहे उसमें आपका टिकट वितरण में हो, टिकट वितरण से लेकर आखिरी तक भी अमित शाह ने कई जो उसमें हस्तक्षेप थे हरियाणा चुनाव में वह किए, जिसके बाद अब बहुमत की सरकार बनाने भाजपा जा रही है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? साथ ही साथ जो टिकट दिए गए थे उनके हिसाब से भी अमित शाह ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए थे वह भी जीत कर आए। देखिए, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि 2014 में जब पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी थी, उस समय अमित शाह जी जो हैं वो यूपी के इंचार्ज थे और उस बार यूपी में 80 में से 75 सीटें सहयोगियों के साथ भाजपा की आई थी, जो कि यूपी में भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। तो अमित शाह जी एक बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, पार्टी को अच्छे ढंग से समझते हैं और पार्टी के संग मिलकर अच्छे निर्णय करते हैं, इसलिए पार्टी उनके निर्णय को तवज्जो देती है। दूसरे, भाजपा में हर निर्णय जो है वो कलेक्टिव होता है, लेकिन किसी न किसी को वो डिसीजन इनिशिएट तो करना पड़ेगा। उस कार्य को करने के लिए अमित शाह जी एक परफेक्ट आदमी हैं और 14 की जीत जब यूपी में उन्होंने दर्ज कराई थी, उसी वजह से पूर्ण बहुमत की सरकार 282 के रूप में भाजपा की आई थी केंद्र में। इसलिए अमित शाह जी जो भी सिलेक्शन करते हैं, पार्टी उस पर पूर्ण विश्वास करती है और अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उनसे नित्य जिम्मेदारियों का नया भाव दिया जाता है। मनीष जी, जैसा कि नायब सिंह सैनी को एक सीएम फेस के तौर पर कई बार चुनाव के प्रचार में भी यह घोषणा की गई थी कि हमारे सीएम नायब सिंह सैनी होंगे, लेकिन जैसा अमित शाह को अब ऑब्जर्वर बनाया गया है और अमित शाह की जैसी छवि है, उन्हें कड़े निर्णय लेने के लिए ही जाना जाता है,
ऐसे में कई चर्चाएं भी तेज हैं कि क्या सीएम फेस अब बदल दिया जाएगा या फिर डिप्टी सीएम, चूंकि इस चुनाव में बगावत भी भाजपा में देखी गई थी, तो क्या डिप्टी सीएम या सीएम फेस को लेकर कोई कड़ा निर्णय भाजपा अब लेने जा रही है, बदलने जा रही है चेहरे? देखिए, भाजपा कड़े निर्णय लेने के लिए पहले भी मशहूर है। आपने देखा होगा 1.5 महीने पहले भाजपा ने हरियाणा में सीएम चेंज करा, और उससे पहले आपने देखा होगा गुजरात के चुनाव में भी उन्होंने मुख्यमंत्री बदला था। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि नायाब सिंह सैनी को फिर से मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई बदलाव करा जाएगा। हाँ, उप मुख्यमंत्री जरूर हो सकता है, क्योंकि जो जनता ने वोट दिया है वो अभूतपूर्व वोट है। ऐसी इनकम्बेंसी लोग कहते थे, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी में 14 और 19 से बड़ा मैंडेट है, तो जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए और हर जाति वर्ग की, विशेष वर्ग की जिसने वोट दिया है उसकी मंत्रिमंडल में होनी चाहिए, जिस अनुपात में उन्होंने वोट दिया। बिल्कुल, जनादेश का तो बिल्कुल स्वागत होना ही चाहिए, साथ ही हर जाति वर्ग को, हर एक वर्ग को एक सही प्रतिनिधित्व भी दिया जाना चाहिए। बहुत ही जरूरी बात है। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की आहट के बीच यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा हाईकमान ने अपनी सभी प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। इसमें भाजपा ने 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी को मिलेगी। डिप्टी सीएम मौर्य और ब्रजेश पाठक को निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि कटेहरी और मझवा सीट की मांग करते हुए संजय निषाद गठबंधन धर्म का हवाला देते हुए भी नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की आहट के बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा हाईकमान ने उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। इसमें भाजपा के 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया गया है, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी को मिलेगी। डिप्टी सीएम मौर्य और ब्रजेश पाठक को निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि कटेहरी और मझवा सीट की मांग करते हुए संजय निषाद गठबंधन धर्म का हवाला देते हुए इस दौरान नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की आहट तेज है, जहां अब उपचुनाव के लिए समीकरण भी बनने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करते हुए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लगा दी है। जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण हाई लेवल मीटिंग हुई। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़ गए हैं। प्रशांत, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की आहट के बीच भाजपा ने 9 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया है और अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लगा दी है। एक मीरापुर सीट आरएलडी को सौंपी गई है, क्या कुछ अपडेट है? जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल जो दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो या फिर निषाद पार्टी हो, उनको सीटें देने को लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा था। और कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद इंडिया गठबंधन को उनको कैसे हराना है, चाहे फिर उसमें कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, तो एनडीए किस तरीके से वहां जीतेगा और एनडीए के साथ जो दल शामिल है उनको सीट शेयरिंग को लेकर क्या रहेगा, इस बात को लेकर गहन विचार विमर्श जो हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में। इसमें उत्तर प्रदेश में एक सीट मीरापुर से जो चंदन चौहान सांसद चुने गए हैं, वो वहां से पहले विधायक हुआ करते थे
अब वो सीट खाली हो चुकी है। तो ऐसे वो सीट जो आरएलडी ने अपनी मांग की थी और वो सीट एनडीए आरएलडी को देने को लेकर सहमति बन गई है। तो उसके साथ ही निषाद पार्टी ने भी कटहरी सीट जो है उस पर भी अपनी दावेदारी ठोकी हुई है कि कटहरी जो अम्बेडकर नगर में आती है, अम्बेडकर नगर सीट पर भी निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कटहरी की सीट अभी उनको नहीं देना चाहती है। केवल एक सीट पर जो है यहाँ आरएलडी की तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का रुख दिखाई दे रहा है कि मीरापुर जो है सीट उसको मिल सकती है। लेकिन जो अन्य दल हैं उनको भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि पूर्व में उनका जिस तरीके से दोष शेयरिंग आया है उससे भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर चुनाव लड़ा है और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी है। कटहरी जो अम्बेडकर नगर की सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद लालजी वर्मा है। पूर्व में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा यहाँ से विधायक चुने गए थे, तो दोस्तों वो लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। तो यह सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा बनी हुई है। तो वही मिल्कीपुर जो सीट है अयोध्या की, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन 2024 के चुनाव में वो अयोध्या के सांसद चुने गए, यह सीट जो है खाली हो गई थी। तो दो सीटें भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ दावेदारी ठोके हुए और किसी को नहीं देना चाहती है। लिहाजा अभी निषाद पार्टी को लेकर एक जो मंथन हो रहा है उसको लेकर डिप्टी सीएम निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को मनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि संजय निषाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सहयोगी भी है और कैबिनेट मंत्री भी है, एमएलसी भी बनाए गए हैं वो। और यह सब जो बातें हैं किसी प्रकार से संतुलन बैठाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उपचुनाव है वो किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है और यहीं से 2027 विधानसभा चुनाव की लहर बनते चलेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कोई बड़ी चबाली नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चूक हुई तो इससे यह जरूर होगा कि नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इसलिए एनडीए में जो शामिल दल हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार में जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जा सकता है, अन्य जो लाभ है सहयोगी दलों को दिए जा सकते हैं। इसको लेकर भी कल जेपी नड्डा से मुलाकात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई उस पर भी विचार विमर्श हुआ है। तो ये जिम्मेदारी डिप्टी सीएम को दी गई है कि वो संजय निषाद को मनाए, क्योंकि हर हालत में यहाँ इंडिया गठबंधन को हराना है, एनडीए को जीतना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीटों पर मजबूती से लड़ सकती है। और यह भी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, उत्तर प्रदेश नेतृत्व ने कई सर्वे कराए जिसमें निकल कर आया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को सीट नहीं देगी तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिल सकती है। में देखा जाए कि जो चुनाव हुए 2024 में मऊ में जो एक स्वयं भारतीय समाज पार्टी को सीट दी गई थी, निषाद पार्टी को सीट दी गई थी, वो दोनों सीटें इन दलों ने हारी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं देना चाहती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेमीफाइनल भी होगा ये। और जो सर्वे हैं सूत्रों की माने तो भाजपा कई नए चेहरों को इस बार जो है टिकट दे सकती है और विधानसभा चुनाव उपचुनाव लड़वा सकती है। बने रहिए प्रशांत हमारे साथ, हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। अगली खबर पर चलते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के तहत संतों ने हुंकार भरी है, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रयाग कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने का निर्णय लिया है। परिषद के अध्यक्ष व निरंजनी अखाड़े के श्रीमंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि विधर्मियों की ओर से सनातन की संस्कृति को भ्रष्ट करने की चेष्टा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य पर भी अगर मुस्लिम समुदाय के मौलाना चुप्पी साधे हुए हैं तो वह बेहद चिंतनीय है। इसके बावजूद भी अगर कोई हरकत करता है तो उसे नागा सन्यासी देखेंगे और ऐसा करेगा वह सबक सिखाने के साथ ही दंड देने के भी अधिकारी होते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अखाड़ा परिषद ने गैर हिंदुओं को महाकुंभ परिसर में, महाकुंभ क्षेत्र में जो एंट्री है उस पर बैन लगाया है, इसे किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? देखिए, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है महाकुंभ, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद की तरफ से ये गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर यहाँ निषेध करने की बात कही जा रही है। और इससे कहीं ना कहीं देखिए दो तरीके के यहाँ विचार जो है वो पनपते हैं, दो विचारधाराओं का यहाँ से जन्म होता है। एक तरफ जो है नकारात्मक, एक तरफ सकारात्मक। निश्चित तौर से देखिए जो महाकुंभ होता है या कुंभ होता है, कोई भी सनातनी कार्यक्रम होते हैं, इसमें सनातन के लोगों की प्रमुखता होती है। तो निश्चित तौर से अखाड़ा परिषद ने जो बात कही है वो उन्होंने दो लिहाज से कही। एक तो जो उन्होंने कहा कि विधर्मियों को इस महाकुंभ में प्रवेश करने को लेकर वर्जित किया जाए, क्योंकि वह लोग जो सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और उसके साथ ही तमाम अनर्गल काम करते हैं, तो ऐसे में उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध किया जाए।
तो दूसरी तरफ जो है यह भी है कि क्योंकि आस्था का विषय है और धर्म का विषय है, ऐसे में सर्वधर्म समभाव की बात कहीं कहीं देखने को मिलती है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो दोनों त्योहारों में शामिल होते हैं। दोनों ऐसे तीर्थ स्थल होते हैं जहाँ लोग जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो वर्तमान में चाहे उत्तर प्रदेश का वातावरण हो या देश का वातावरण हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम में बढ़ चुका है, तो ऐसे में यह भी एक अगर अंदेशा लगाया जाए कि ऐसे में जब लोग इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो तमाम तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, हाथापाई हो सकती है या फिर हिंसात्मक भी हो सकता है। या माहौल, कुछ लोग अराजक तत्व होते हैं जो माहौल बिगाड़ने को लेकर ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं और माहौल भाई करते हैं, या फिर यहाँ पर हिंदुत्व को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, या हिंदुत्व पर आरोप लगाने का भी काम ऐसे जो लोग होते हैं गैर समुदाय के या गैर धर्म के कहें, तो वो लोग जो है हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उस लिहाज से भी अखाड़ा परिषद ने इस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बात कही है। दूसरी बात यह भी है कि जब हिंदुओं का यह त्योहार है तो इसमें में जो गैर धर्म के लोग हैं जिनकी मान्यताएं नहीं होती हैं, केवल वो एक मनोरंजन के लिए कहें या फिर केवल एक वहां पर्यटन के क्षेत्र से ऐसे इलाकों में घूमने जाते हैं, शामिल नहीं होती है, तो अगर आस्था नहीं है तो ऐसे कार्यक्रमों में नहीं उनको जाना चाहिए। इसलिए भी अखाड़ा परिषद ने इस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर यह बात कही है, क्योंकि ये सब विचार जो है अखाड़ा परिषद ने रखे थे साधु संतों के सामने, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में तमाम जो धर्म विशेष के लोग रहे जो थोक कर खाना देते थे, इसके साथ ही जो यहाँ पर जूस होता था, जूस में जिस तरीके से यूरिन का प्रयोग किया जाता था, अन्य तरीके के जो वीडियो सामने आए उससे यह भी होता था कि इस दौरान तमाम साधु संत जो व्रत होते हैं या पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसे जो विधर्मी लोग हैं वो लोग कोई ना कोई अनैतिक कृत्य करते हैं, तो उसमें भी एक रोक लग सकती है। दूसरी बात, दो धर्मों के बीच में किसी भी तरीके की गैर वैमनस्यता भी नहीं होगी। जब लोग शामिल नहीं होंगे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेंगे, ना कोई विवाद होगा। इस विचार से भी अखाड़ा परिषद ने इस पर प्रतिबंध लगाने को बात कही है। निश्चित तौर से देखिए, सरकार के अधीन मामला है और इसके साथ ही साधु संतों ने अपने लिए ये नियम बनाए। साधु संतों के लिए कहा गया है कि गैर जो धर्म के लोग हैं उनको इसमें शामिल ना होने दिया जाए, और साधु संतों से भी कहा गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, चाहे साधु संतों की कुटी हो या कैंप हो, वहां रुकने की इजाजत भी ना हो। ठीक, बिल्कुल। साधु संतों ने अपनी शुचिता के लिए, अपने धार्मिक जो उनकी भावनाएं हैं उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के नियमों का जो पालन करने की बात भी कही है। बैन भी जो गैर हिंदू हैं उन पर लगाने की बात कही जा रही है। सरकार पर भी यह सौंपा गया है कि कौन खाना बनाएगा, कौन खाना सप्लाई करेगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जहां दिल्ली सरकार की ओर से लागू प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार में पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रतिबंध लागू प्रभावी रहेगा। वहीं मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों से इस मामले में सहयोग की अपील भी की है ताकि दिल्ली में प्रदूषण को बेकाबू होने से रोका जा सके। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, लंबे समय से दिल्ली में पटाखों पर बैन चला आ रहा है, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी रहती है। प्रदूषण हर साल पिछले साल से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस साल जो प्रदूषण पर एक प्रतिबंध लगाने का फैसला फिर से लिया गया है, इससे क्या हासिल होगा? देखिए, कुछ तो मौसम की मार होती है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एनसीआर में विशेषकर दिल्ली की जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, और मौसम की जो मार होती है एक लेयर्स बन जाती है। उससे बाहर जो है यहाँ का धुआं, मिट्टी आदि इत्यादि जो है एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती है, पानी बरसता नहीं है, विशेषकर आपके नवंबर अक्टूबर में। तो ऐसे में जो है एक लेयर बन जाती है जिसके कारण जो भी यहाँ से डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं या स्मोक जा रहा है वो वापस जो है एटमॉस्फेयर में आ जाता है, जिससे कि AQI बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसी में बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र हमेशा इस तरीके की मौसम के मार में प्रदूषण का जो दांडव है, रावण है, वो झेलते हैं। बिल्कुल। इसमें
लंबे समय से इस तरह के प्रदूषण पर रोक रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कई बार फटकार लगा चुका है ऐसे मामलों में कि प्रदूषण पर रोक नहीं लगा पाते। आप पटाखे पर रोक लगाते हैं, पराली जलाने पर भी रोक लगाते हैं, लेकिन प्रभावी क्यों नहीं हो पाता? जमीनी स्तर पर क्यों कोई जो प्रतिबंध है वह दिखता नहीं है? देखिए, जहां तक पराली की सवाल है, वो आपके पंजाब से जो फसलें जलती हैं उसका जो धुआं होता है हरियाणा होते हुए दिल्ली के में दाखिल होता है, और जो आपका इंडस्ट्रियल प्रदूषण है दिल्ली के आसपास का, वो भी इन्वायरमेंट में बना रहता है। ऐसे में जो आप देखते हैं कि जिस तरीके से व्हीकल्स हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो दिल्ली मात्र 30 से 35 किलोमीटर के एरिया के रेडियस में जो है फैला हुआ है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपके पास जो गाड़ियां हैं जो प्रदूषण करती हैं, चाहे वो डीजल की हो चाहे पेट्रोल की हो, इन सब का जो प्रदूषण है वो जब हवा में जाता है, ऊपर एक लेयर बनी रहती है, आपके बदली छाई रहती है, वो एक तरीके से इंसुलेशन का काम करती है, तो एक गैस चैम्बर सा दिल्ली में बदल जाता है। एरिया आपने देखा दिल्ली का जो एरिया है पर स्क्वायर किलोमीटर वो कम है, और पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कि आप अनऑफिशियली तो 2 करोड़ से 2.5 से ज्यादा है, 2.5 करोड़ के आसपास है, तो ये 2.25 करोड़ बताई जाती। तो इतने लोगों का जो प्रदूषण है वो दिल्ली के से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर ऊपर के एनवायरनमेंट में जाके इकट्ठा हो जाता है, जो रिफ्लेक्ट बैक होकर दिल्ली वासियों के लिए एक खतरा पैदा करता है। तो ये चीज हमेशा है, निवारण तभी है प्राकृतिक के पास है। जैसे ही पानी बरस जाता है तो वो लेयर खत्म हो जाती है, और जो भी प्रदूषण होता है एटमॉस्फेयर से वो ऊपर की ओर चला जाता है, तभी दिल्ली मिलती है। ऐसे में इनको एक कमेटी बनाना चाहिए, वहां पे तमाम IITs हैं, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हर महीने या 2 महीने तक आपको क्रिटिकल स्टेज पे घूमना पड़ता है, या तो आप कृत्रिम बारिश करें या कुछ ऐसा चीजें साइंटिफिक रिसर्च करके कुछ ऐसी चीजें डेवलप करें जिससे इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं जो हर वर्ष प्रतिवर्ष बनती चली जाती हैं उससे निजात पाया जा सके। बिल्कुल आलोक जी, आपने जो इनोवेशन है प्रदूषण को रोकने के लिए उसकी भी बात करी, नवाचार की बात करी, स्मॉग टावर लगाने की भी बातें की जाती हैं। स्मॉग टावर लगाए भी गए, लेकिन उनका जो संचालन है वह सही ढंग से नहीं हो पा रहा। कई स्मॉग टावर पर ताले डले हुए हैं, इसका क्या कारण है? जी हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कुछ प्रशासनिक जो मजबूरियां हैं, या जो आप कह सकते हैं कि जो लापरवाहियां हैं, उसकी वजह से आप देखते हैं कुछ VIP इलाकों में केवल आप देखते हैं कि बौछार की जाती है, जिससे कि पत्तों पे जो धूल छमी होती है वो हट जाती है। और स्मोक टावर जिसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कम से कम 500 मीटर के आसपास होना चाहिए, वो भी बहुत ही कम संख्या में है। और कुछ क्षेत्र में जो है स्मोक गन्स का उपयोग होता है, बाकी क्षेत्र में नहीं होता है। हालांकि दिल्ली के पास एक अच्छा बजट है, वो चाहे तो इसमें इस पर्यावरण के इस क्षेत्र को में एक अच्छा बजट प्रस्तुत कर सकती है। हम अगर 50 से 100 करोड़ रुपए रखा जाए इस बजट में, और सोच के रखा जाए कि किस तरीके से इसका उपयोग किया जाए, तो ये जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होने वाली ये मुसीबत है जिसमें आप देख रहे हैं गैस चैम्बर बन जाती है दिल्ली, तो उसमें कुछ हद तक राहत मिल सकती है। बिल्कुल, गैस चेम्बर बन जाती है दिल्ली। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।